मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी विद्यार्थियों को, राजनीति विज्ञान के सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? पढ़ रहे हैं? अच्छा। स्विट्ज़रलैंड के संविधान का अपना अध्ययन चल रहा है। स्विट्ज़रलैंड के संविधान में संघीय व्यवस्थापिका, संघीय कार्यपालिका, संघीय संविधान की विशेषताएं, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर पिछले वीडियो लेक्चर्स में जानकारी प्राप्त की जा सकी है। आज का हमारा टॉपिक है स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन स्विट्ज़रलैंड। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र की दृष्टि से अगर अपन अध्ययन करते हैं तो लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था है और सभी देश अपने को डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से किसी भी तरीके से अपने आप को लोकतंत्र या लोकतांत्रिक पद्धति वाला देश या अपने आप को लोकतांत्रिक विचारधारा वाला देश बनाने की घोषणा करते रहते हैं। हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर व्यक्ति ये कहता है कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करता है। तो जब लोगों की और सरकार की और देशों की मान्यता अपने आप को लोकतांत्रिक सिद्ध करने वाली है कि वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप या डेमोक्रेटिक पैटर्न में बिलीव करते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि लोकतंत्र कोई एक बहुत ही बेहतर और श्रेष्ठ शासन पद्धति है या विचारधारा है या जीवन का एक आपको मानने का एक तरीका है, जीवन जीने का तरीका है। क्योंकि लोकतंत्र ना सिर्फ एक शासन पद्धति है बल्कि लोकतंत्र एक आपके जीवन के जीने का एक जो है आइडियल मंत्र भी है। क्योंकि अगर आप जीवन में सबको महत्व देंगे, सबकी विचारधारा को सुनेंगे, नीचे से ऊपर तक सबके महत्व और मान्यताओं को मानेंगे, तो वही चीज़ लोकतंत्र में होती है। तो एक जीवन जीने का एक ढंग भी लोकतंत्र में है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये लोकतंत्र जो है वो कहाँ है, कैसे है, किस तरह से चल रहा है। देखिए, लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दुनिया में सभी देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। देखिए, भारत में भी लोकतंत्र है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और हमारे प्रतिनिधि शासन व्यवस्था में भाग लेते हैं। और जो पहला और इसका जो आइडियल जो फ्रेमवर्क है वो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जहां जनता स्वयं ही शासन प्रक्रिया में और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी रखती है या सहभागिता उसकी होती है, तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। तो लोकतंत्र के दो प्रकार हुए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं उपस्थित होकर शासन प्रक्रिया में, निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहभागी होती है और अप्रत्यक्ष में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन प्रक्रिया में भाग लेती है। तो ये अंतर है। तो दुनिया में केवल स्विट्ज़रलैंड ही एक ऐसा देश है जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहार में प्रचलित है और पाया जाता है। इसलिए स्विट्ज़रलैंड को लोकतंत्र का घर कहा जाता है, होम ऑफ डेमोक्रेसी उसको कहा जाता है। क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता के विचार प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते हैं, है ना। तो और इसके और जो लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा अब्राहम लिंकन की है और सभी जानते हैं उस बात को। राजनीति विज्ञान का तो विद्यार्थी नींद में भी सोता रहे तो इस परिभाषा को बता देता है कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र है। पीपल फॉर द गवर्नमेंट, है ना, फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये जो है कि जनता का जो शासन है जनता का है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए है। इसका मतलब ये है कि जनता के द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए और यही प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। पुराने जमाने में जब नगर राज्य की अवधारणा थी
तब ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र काफ़ी चलता था। अब कालांतर में राज्य बड़े हो गए, राज्यों की जनसंख्या बड़ी हो गई, करोड़ों में जनसंख्या पहुंचने लग गई, राष्ट्रीय राज्यों की अवधारणा आ गई। इस वजह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो अव्यावहारिक होते चले गए। लेकिन वर्तमान में स्विट्जरलैंड में एक तो पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है और बाकी पूरे में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लेकिन जहाँ बाकी शेष जो कैंटन है, वहाँ भी जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण हैं, लोक निर्णय और आरंभक, इनको वहाँ पे हर निर्णय में अपनाया गया है ना। कई सारे कैंटनों में यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग करना अनिवार्य है। हमारे यहाँ पे सभी जगह लोगों को मताधिकार मिले होते हैं, लेकिन वो वोट डालने नहीं जाते हैं। जब आपका जो राइट है और अगर आप अपने अधिकार का उपयोग नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से किसी दूसरे पक्ष को उसका फ़ायदा होता है। लोग कहते हैं हमारे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा। अजी साहब, सबसे फ़र्क पड़ता है। आप जाइए, अपनी बात रखिए, है ना। तो लेकिन यहाँ पे कई जगह वो अनिवार्य है। अगर आप वोट डालने नहीं जाते हैं तो आपको जो है जुर्माना देना पड़ता है, जबकि कुछ में जुर्माने की व्यवस्था नहीं है। जिन कैंटनों में अनिवार्य मतदान है और मतदान ना करने पर उनमें जुर्माने की व्यवस्था है, वो कैंटन है सोहोफासन, सेंट गॉल, आरगाउ और थरगाउ। वर्तमान में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था भी केवल स्विट्जरलैंड में है और स्विट्जरलैंड को इसलिए लोकतंत्रात्मकता का घर कहा जाता है। और ये जो है, तो लॉर्ड ब्राइस ने भी कहा है कि आजकल जितना भी वास्तविक लोकतंत्र अगर आपको कहीं देखने में मिलता है, तो वो अध्ययन की दृष्टि से आप स्विट्जरलैंड का संविधान है और वो उसमें पाया जाता है। तो 20वीं शताब्दी में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और जो आज तक चल रहा है, ये स्विट्जरलैंड के एक पूर्ण कैंटन जिसका नाम ग्लेरस है और 4 अर्ध कैंटन ओबवाल्डेन, निडवाल्डेन, इनर अपनजेल और आउटर अपनजेल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो उपकरण है वो है लोक निर्णय और आरंभक। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आप कैसे काम करते हैं? सबसे पहली बात तो होती है लैंडसजीमाइंड। देखिए, लैंडसजीमाइंड का मतलब होता है कि जिन क्षेत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वहाँ कोई विधानमंडल नहीं होता है, व्यवस्थापिका नहीं होती है और ये कार्य लैंडसजीमाइंड, जिसको प्रारंभिक सभा कहते हैं, के द्वारा किया जाता है और व्यवस्थापिका के सभी कार्य इन प्रारंभिक सभाओं के द्वारा किए जाते हैं। प्रभु सत्ता जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग की जाती है। सभी मतदाताओं द्वारा बनी हुई यह सभा लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ना। तो यहाँ पे जो इसका जो हेड होता है उसको लैंडसमैन कहते हैं। यहाँ पब्लिक इकट्ठा होती है और सारे कानून बनाना, बजट पास करना, प्रतिनिधियों को चुनना, कहने का मतलब है वो सभी कार्य करती है जो कि एक विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। तो ये लोकतंत्र का सर्वोत्तम स्वरूप माना जाता है। अब अपन आते हैं लोक निर्णय या जनमत संग्रह के ऊपर, है ना। जो लोक निर्णय है इसको रेफरेंडम या प्लेबिसाइट कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून का रूप तब तक ग्रहण नहीं कर सकता जनता उसे जब तक स्वीकार प्रदान ना कर दे। जनता जब तक उसको फाइनली उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, जब तक वो कानून का रूप नहीं बन सकता। ये स्विट्जरलैंड में अनिवार्य रूप से प्रचलित है। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है अनिवार्य और एक होता है ऐच्छिक। अनिवार्य में तो वो होता है कि जितने भी विधेयक हैं आप सभी को अनिवार्य रूप से लोक निर्णय के लिए भेजते हैं और जनता की स्वीकृति के बिना वो कानून नहीं बन सकते, तो वो अनिवार्य होते हैं। और ऐच्छिक में ये होता है कि जनता एक निश्चित वर्ग जब ये मांग करे कि उसको लोक निर्णय के लिए भेजा जाए तो वो ऐच्छिक होता है। यदि जनता इस प्रकार की मांग नहीं करती है तो बिना लोक निर्णय के भी वो स्वीकृत हो जाते हैं। ये तो हुई स्वीकार करने की बात। आरंभक की बात ये होती है कि लोक निर्णय तो नेगेटिव शक्ति प्रदान करता है, लेकिन आरंभक जो है वो सकारात्मक शक्ति प्रदान करता है। आरंभक के द्वारा जनता को ये अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी विधेयक का प्रस्ताव
तैयार करके, प्रारूप तैयार करके सदन में ये मांग कर सकती है कि सरकार को इस पर कानून बनाना चाहिए। ये भी दो प्रकार के होते हैं, सविन्यासित और अविन्यासित, है ना। सविन्यासित और सविन्यासित में तो क्या होता है कि विधेयक का पूरा प्रारूप जनता के द्वारा बनाया जाता है, और अविन्यासित में वो रूपरेखा, गाइडलाइंस, थोड़े थोड़े पॉइंट्स में वो ये तय कर देती है कि आपको इनके ऊपर कानून बनाना है, और विधानमंडल अगर सहमत होता है तो वो उन पे बनाता है, नहीं तो जनमत के लिए प्रस्तुत कर देता है, और जनमत अगर उनको स्वीकार कर लेता है तो फिर उसके आधार पर विधेयक का स्वरूप तैयार होता है और इस प्रारूप पर पुनः लोक निर्णय किया जाता है। तो ये आरंभक जो है दो प्रकार का होता है, सविन्यासित और अविन्यासित। अब हम आते हैं जो है कि स्विट्जरलैंड में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो साधन हैं, जैसे आरंभक है, प्रत्यावर्तन, वो लोक निर्णय है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इनके आधार पर स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र जो है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो पाया जाता है। तो अब हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र का इवोल्यूशन करने की ओर जा रहे हैं कि क्या ये संभव है और इसके गुण जो हैं वो कौन कौन से हैं। स्विट्जरलैंड के जो में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, इसके जो गुण हैं, उपकरण हैं, लोक निर्णय, आरंभक, इनको अपनाया हुआ है, इनकी प्रशंसा भी होती है और इनकी आलोचना भी कई बार हुई है। तो सबसे पहले हम इनके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। इसका मतलब है केस फॉर डायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखिए, सबसे पहली बात तो इसका गुण ये होता है कि ये कानूनी प्रभु पर प्रतिबंध लगाता है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन लीगल सॉवरन। लोक निर्णय और आरंभक के द्वारा व्यवस्थापिका के मनमानी और तानाशाही पूर्ण कार्यों पर एक लोकप्रिय प्रतिबंध होता है। लोकतंत्र में ये खास बात होती है कि वो जनता की इच्छा के अनुसार काम करेंगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो पाता है, और जब नहीं होता है तो जनता उसका विरोध भी करती है। तो लोक निर्णय और आरंभक के माध्यम से सरकार, जनता के हाथ में ये है कि वो अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, और इन सरकार के जो मनमानी है उसको रोकने पर एक प्रतिबंध भी है। लोक निर्णय जो है वो शासन की त्रुटियों का उपचार है। रेफरेंडम जो है रेमेडी फॉर गवर्नमेंट ओमिशन। व्यवस्थापिका अनेक बार केवल दोषपूर्ण कानून बना देती है। ये आप सभी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं और आप कई बार व्यवहारिक राजनीति में ये देखते हैं कि सरकार के द्वारा अनेक कानून या अनेक निर्णय इस प्रकार के ले लिए जाते हैं जिससे जनता प्रसन्न नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में जो है रेफरेंडम की व्यवस्था बड़ी उपचारित होती है। वो जनता के सम्मुख मतदान के लिए प्रस्तुत कर देते हैं। जनता स्वीकार कर लेती है तो ठीक है, और अस्वीकार कर लेती है तो वो समाप्त हो जाते हैं। फिर है आरंभक शासन की भूलों का उपचार है। जनता के प्रतिनिधि कई बार जनता के हित में कानून नहीं बनाते हैं, और ऐसे में यदि आरंभक की व्यवस्था हो तो जनता स्वयं कानून बनाकर उसका एक प्रारूप तैयार करके व्यवस्थापिका पर दबाव डाल सकती है। तीसरा गुण ये है कि चौथा, राजनीतिक दलों का इसमें महत्व कम हो जाता है क्योंकि जनता स्वयं कानून निर्माण में भागीदारी होती है, और इसलिए राजनीतिक दलों का महत्व और राजनीतिक दलों के दोष दोनों ही चीज़ें कम हो जाती हैं। जनता में राजनीतिक विषयों के प्रति अपने आप ही जागरूकता में वृद्धि होती है। लोग राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, है ना। इसके बाद में जनता और प्रतिनिधियों में आपस में बहुत ज़्यादा संबंध स्थापित हो जाता है, क्योंकि इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी होती है, अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र होता है, उसमें ये कहा जाता है कि हमारे प्रतिनिधि हमें 5 साल में ही दर्शन देते हैं। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। लोक निर्णय और आरंभक की पद्धतियों से आप प्रतिनिधि और जनता और उनके प्रतिनिधि में हमेशा संपर्क बना रहता है, क्योंकि यहाँ प्रतिनिधि का कोई रोल नहीं है, इसलिए जो है वो श्रेष्ठतम साधन है। कानूनों को इसमें नैतिक शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि लोगों की स्वीकृति के कारण कानून अधिक शक्ति और सम्मान प्राप्त करना है। तो जनता खुद बनाती है तो उसका पालन करना भी वो कर्तव्य समझती है। विधायक भी जो है अपने अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जनता लोक निर्णय की मांग कर लेगी, इसलिए इस बात का वो ध्यान रखते हैं। देशभक्ति की भावना में इसमें वृद्धि होती है, क्योंकि जब जनता को अधिक राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो जाती है तो उनमें देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़ जाती है।
तो लॉर्ड ब्राइस ने लिखा है कि जिस प्रकार लोक निर्णय विधानमंडल की त्रुटियों से जनता की रक्षा करता है, उसी प्रकार आरंभक उनकी भूलों का उपचार है। लेकिन देखिए, सैद्धांतिक रूप से आप इनकी गुणों की कितनी भी तारीफ क्यों ना कर लें, आप लेकिन व्यवहार को जब इनमें काम में लाते हैं तो इनमें अनेक जो कमियां हमको देखने को मिलती हैं, दोषपूर्ण हैं। इनकी आलोचना भी अनेक विचारकों के द्वारा की गई है। तो हम जो दोष हैं वो हमारे इस व्यवस्था के जो दोष हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि साधारण जनता कानून निर्माण का जटिल कार्य करने योग्य नहीं होती है। कॉमन पीपल नॉट कैपेबल फॉर कॉम्प्लिकेटेड लेजिस्लेशन, है ना। विधेयक का प्रारूप तैयार करना, विधेयकों पर विचार करना, ये सब इतना जटिल कार्य है कि साधारण जनता को इनमें काम करने की इतनी योग्यता नहीं होती है, और ऐसी स्थिति में जनता के द्वारा इस शक्ति का प्राय दुरुपयोग किया जाता है। दूसरा है कि इससे व्यवस्थापिका के सम्मान में भी कमी होती है, क्योंकि कानून निर्माण की अंतिम शक्ति जब जनता के हाथ में चली जाती है तो जो आपकी जितनी भी व्यवस्थापन वाले संस्थाएं हैं उनके सम्मान में कमी हो जाती है। इनके जो सदस्य हैं वो भी ज़्यादा काम करने के इच्छुक नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अंतिम निर्णय जनता के हाथ में है। व्यवस्थापिका भी अनुत्तरदायी और लापरवाह हो जाती है, और इस कारण से वो बहुत निर्बल हो जाती है। फिर जनता बार बार मतदान करना, बार बार ये जो इस तरह का जो काम है लोक निर्णय में भाग लेना, तो इससे उनमें उदासीनता की भावना पैदा हो जाती है, क्योंकि जनता के पास इतना ना तो समय होता है ना उनकी रुचि होती है। तो जो भी निर्णय लिए जाते हैं आलोचक कहते हैं कि वो अल्पमत के ही होते हैं। इसमें बार बार अगर आप लोक निर्णय, रेफरेंडम, आरंभक की अगर आप व्यवस्था अपनाते हैं तो कानून के निर्माण में अनावश्यक समय ज़्यादा लगता है और पैसे का भी बहुत अधिक खर्चा हो जाता है, तो ये धन का अपव्यय हो जाता है। राजनीतिक दलों और अवांछित व्यक्ति भी अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत अनुत्तरदायी और दंभी व्यक्तियों को जनता की अज्ञानता का लाभ उठाने का अवसर मिल जाता है। सातवां है कि लोक निर्णय से संशोधन संभव नहीं, क्योंकि लोक निर्णय ऐसा है ये तो, क्योंकि कानून जो होता है या तो आप उसको स्वीकार करें या ना करें, कानून के अंतर्गत आप संशोधन नहीं कर पाते हैं। तो ये लोक निर्णय में ये चीज़ है। लोक निर्णय हाँ और ना में होता है, संशोधन की बात इसमें नहीं होती है। इसमें रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलता है। ऐसा मानते हैं कि आम जनता जो है वो रूढ़िवादी होती है, वो प्रगतिशील कानून को स्वीकार नहीं कर पाती है। ऐसी स्थिति में लोक निर्णय को अगर आप अपनाते हैं तो उससे रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन होगा। तो जहाँ तक अपन बात करते हैं कि कितने भी गुण हों, कितने भी दोष हों, है ना, फिर भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है स्विट्जरलैंड में प्रचलित है। अनेक आलोचनाओं और दोषों और उनके उपरांत भी, क्योंकि स्विट्जरलैंड में जो है जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरण हैं और पद्धतियां हैं वो सफलतापूर्वक कार्य किए जा रहे हैं, और वहाँ की जनता में इन पद्धतियों के प्रति बहुत संतोष है, बल्कि वो अपनी ही इन नियमों के ऊपर गर्व का अनुभव करते हैं और वो इन्हें बनाए रखने के लिए बहुत इच्छुक हैं। कई बार वहाँ पे कहा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो उपकरण हैं इनको सीमित कर दिया जाए, लेकिन जनता उसके पक्ष में नहीं है, और अभी भी वहाँ पर लोक निर्णय के जो उपकरण हैं इनका प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, और यह इसकी सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है ना। तो जनता जो है यहाँ के संबंध में एक प्रमुख विचारक है रेपार्ड, उन्होंने लिखा है कि जब कोई व्यक्ति स्विट्जरलैंड के साधारण नागरिक से ये पूछता है कि क्या उसका देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र से संतुष्ट है, तो वो आपको निश्चित रूप से हाँ में जवाब देगा, है ना, क्योंकि उसके विचार से कोई एक्सपेरिमेंट वाली कोई बात नहीं है। आरंभक और लोक निर्णय का जो विरोध कर रहे हैं वो भी संदेश समाप्त हो चुके हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रति वहाँ की आम जनता में गहरी अगाध आस्था है, विश्वास है, और वो उसको बनाए रखने के पक्ष में है।
अब इस संदर्भ में एक और वर्ग है, वो यूं कहता है कि ऐसा क्या कारण है जब पूरी दुनिया में तो नहीं चल रहा और स्विट्जरलैंड में क्यों चल रहा है ना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के कौन कौन से कारण हैं। देखिए, स्विट्जरलैंड में चल रहा है तो इसका सबसे बड़ा श्रेय तो इस देश की विशिष्ट परिस्थितियों को है। लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि कुछ ऐसी पद्धतियां होती हैं जो एक विशेष प्रकार के माहौल में ही पलती हैं। जैसे भाई देवदार का पेड़ हो तो पहाड़ में ही मिलेगा, हम हमारे रेगिस्तान में लगाना चाहें तो देवदार नहीं होगा ना। देवदार का पेड़ है, कौन है, फर है। तो कुछ पौधे केवल विशेष प्रकार की जलवायु में लेते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के कारणों का जो अध्ययन है वो हम निम्न प्रकार से करते हैं। सबसे पहला तो भौगोलिक स्थिति है। स्विट्जरलैंड की भौगोलिक स्थिति वैसी ही है जैसी यूनानी नगर राज्यों की हुआ करती थी। यहाँ के छोटा कम जनसंख्या वाला देश है। पर्वतों, प्राकृतिक बाधाओं से घिरा हुआ यहाँ की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। तो छोटा आकार और कम जनसंख्या होने के कारण यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सफलतापूर्वक काम कर रहा है। सेकंड है कि स्विस नागरिकों का चरित्र। देखिए, यहाँ के लोगों की मान्यताएं और उनका अपना चरित्र वैसा है जिस वजह से सफलता में अधिक योगदान है। ये लोग बड़े शांति प्रिय हैं, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं, सूझबूझ, विनम्रता, सहिष्णुता इनमें पर्याप्त है। ये राजनीति को गंभीर विषय मानते हैं, बिना किसी आवेग और निजी स्वार्थ के इसका संचालन करते हैं। सभी पक्ष इस बात को स्वीकार करते हैं कि स्वतंत्र विचार, गंभीर व्यवहारिक निर्णय, उदारवादी भावना के प्रवाह में न बहने वाले जितने श्रेष्ठ नागरिक स्विट्जरलैंड में हैं उतने कहीं और मिलने दुर्लभ हैं। तीसरी बात है कि तीव्र आर्थिक असमानता का अभाव। देखिए, अगर धनवान ज़्यादा हो और गरीब कम हो तो प्रजातंत्र दूषित हो जाता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। यहाँ पर गंभीर आर्थिक असमानताओं का अभाव है। ना तो बेरोजगारी है, ना गरीबी की कोई गंभीर समस्या है, ना ही जनता में कोई आर्थिक स्थिति के प्रति कोई असंतोष या क्रोध या जो भी है वो नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे उग्र राजनीतिक दलबंदी का अभाव है। यहाँ पे राजनीतिक दल तो हैं लेकिन वो राजनीतिक दलों की बुराइयों से दूर हैं। और जितना भारत में, यूरोप में और अमेरिका में जो राजनीतिक दलों के जितने दोष हैं, जो भ्रष्ट और राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करके केवल अपने हित में काम करते हैं, तो ऐसा वहाँ पे नहीं है। तो बहुत अधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति तो वहाँ की राजनीति में प्रवेश भी नहीं करते। इसलिए वहाँ की राजनीति शांत, स्वस्थ और भ्रष्टाचार रहित है। फिर राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम की भावना यहाँ पर बहुत प्रबल है ना। राष्ट्रीय हितों के मुद्दे पर ये बहुत अच्छे से सोचते हैं और स्वयं के साथ स्वार्थ की तुलना में देश को ज़्यादा महत्व देते हैं। स्थानीय स्वशासन की यहाँ पर श्रेष्ठ व्यवस्था है। गुड सिस्टम एट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल बॉडीज़ का जितना भी श्रेष्ठ रूप यहाँ विद्यमान है उतना किसी अन्य देश में नहीं है। सातवां है कि यहाँ पे शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार है। लगभग यहाँ की जनता जो है, पूरी की पूरी जनता शिक्षित है और सभी कैंटनों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। यहाँ प्रेस स्वतंत्र है और प्रेस स्वतंत्र भी है और निष्पक्ष भी है। इस वजह से सफल बनाने में योगदान है। यहाँ पर पेशेवर राजनीतिज्ञों का अभाव है। लेक ऑफ प्रोफेशनल पॉलिटिशियन। देखिए, बहुत सारे लोग राजनीति को ही पेशा बना लेते हैं कि भाई क्या कर रहे हैं कि राजनीति करते हैं। अरे भाई, आप राजनीति करोगे तो फिर अपने फायदे के लिए तो करोगे। तो यहाँ के लोग वे राजनीति को व्यवसाय के रूप में नहीं अपनाते हैं। जन भावनाओं को उत्तेजित करना, षड्यंत्रों के आधार पर अनुचित लाभ उठाना, ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। यहाँ पर व्यक्ति सामान्यतया सामाजिक सेवा और प्रतिष्ठा के लिए राजनीति में प्रवेश करते हैं और छल प्रपंचों से दूर रहने की प्रवृत्ति के कारण यहाँ पर लोक निर्णय और आरंभक की व्यवस्था का दुरुपयोग नहीं हुआ है।
फिर अगली जो बात है वो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इनकी अस्थायी तटस्थता। ये सबसे बड़ी बात है कि दोनों तीनों सब युद्धों में ये उनसे दूर रहे हैं, संकटों से मुक्त रहे हैं और स्थायी तटस्थता के कारण पड़ोसी देशों ने भी इनके ऊपर कभी हस्तक्षेप नहीं किया है ना। ये इनकी बहुत खास बात है और इसीलिए आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ के हेडक्वार्टर्स के ज़्यादातर संस्थाओं के हेडक्वार्टर जेनेवा में या स्विट्जरलैंड में पाए जाते हैं। इसके बाद में जन प्रभुता को बनाए रखने की तीव्र आकांक्षा यहाँ पर है। जनता अपनी भावनाएं, लोक निर्णय, आरंभक जितने भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र हैं इनको बनाए रखना चाहते हैं। सामाजिक राजनीतिक जीवन में सक्रिय भाग लेते हैं, प्रतिनिधियों पर नियंत्रण करते हैं, व्यवस्थापिका की त्रुटियों और भूलों को सुधारते हैं। ये लोकतंत्र के ऐसे सजग प्रहरी हैं जिन्होंने न तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों का दुरुपयोग किया है और न ही आवश्यक होने पे इनका प्रयोग करने से अपने आप को कोई रोका है। इसी कारण स्विट्जरलैंड में कोई भी व्यक्ति, वर्ग या दल प्रत्यक्ष लोकतंत्र के इन साधनों को समाप्त करने की बात नहीं सोचते। इसके अतिरिक्त निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में वीर पूजा की भावना नहीं है। स्विट्जरलैंड में जो लोकतंत्र है ये नागरिकों के स्वभाव के नितांत अनुकूल है। इन्हीं तत्वों के परिणाम स्वरूप स्विट्जरलैंड में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र सफलतापूर्वक जो है काम कर रहा है, संचालित हो रहा है। यहाँ पे व्यक्ति की जो है उसके गुणगान नहीं किए जाते हैं। आपने अच्छा भाषण बोला तो ऐसा नहीं है कि आपके फेवर में तालियां बजाई जाएंगी। भाई वो आपका काम है, आपने काम किया तो इसके लिए प्रशंसा की क्या बात है। आपने अपनी ड्यूटी डेवलप की, ड्यूटी पूरी तरीके से की। तो स्विट्जरलैंड में जो है इन सभी नागरिकों के गुणों के कारण जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इसलिए स्विट्जरलैंड में को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है। धन्यवाद। देखिए अब आज अपना जो है स्विट्जरलैंड के संविधान के बारे में अध्ययन समाप्त हो गया है और अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए संविधान का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।